अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 15 सिंटेक्स बोर्ड, क्लास इंटर सिंटेक्स बोर्ड का चैप्टर 13 और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का भी चैप्टर 13 ही है ये। तो तैयार हो जाइए, पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाएं और सबको एक साइड करके हैंड फ्री लगा लीजिए ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो सके। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। किसी भी चीज़ में रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है, ठीक है। सो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं रोकने वाला हूँ। एक फोर्स इस पर लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस का काम कर रहा हूँ, मतलब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे जहनों में ये बात आ जानी चाहिए कि हम कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन के मोशन की रुकावट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो रुकावट पैदा होती है वो किस तरह से होती है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। वैसे हम करंट का इफ़ेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि हमने हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी कॉम्बिनेशंस किस तरह से होते हैं, रेजिस्टर क्या होता है, कार्बन रेजिस्टर कोड्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। बहुत सी सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर मौजूद होंगी। देखिए, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फोर्स विच कॉम्बैक्ट द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, मतलब एक ऐसी फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंडक्टर में रोके या रोकने की कोशिश करे। कॉम्बैक्ट और टेंड्स टू कॉम्बैक्ट भी हम यहाँ लगा सकते हैं, और टेंड्स टू कॉम्बैक्ट मतलब रोके या रोकने की कोशिश करे। इस तरह की फोर्स को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रुकता किसकी वजह से। तो भाई एक बात याद रखना कि फर्स्ट कोर आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं। आपने इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब कोई भी सेल इसके साथ अटैच किया। सेल अटैच करने के साथ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इस कंडक्टर के मौजूद, लाजमी सी बात है, कंडक्टर एटम से बना हुआ है, इस एटम के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो कि मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें करंट क्रिएट होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन उस सेल की वजह से इस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के एटम के साथ टकराते हैं। कोलिजन उनके अंदर होती है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टकराता है तो इसी टकराव को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देखें, अब ये इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। सामने एक एटम आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज किस सूरत में होगी कि वो डिक्रीज होगी, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होने का मकसद ये स्टूडेंट्स ये होता है कि करंट कम हो गया, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्टर इज नोन एज करंट। लास्ट लेक्चर में हमने यही कुछ डिस्कस किया था। जितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ज़्यादा करंट क्रिएट होगा पर यूनिट टाइम के अंदर, लेकिन जितनी स्लो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पर यूनिट टाइम के अंदर उतना करंट कम क्रिएट होगा। तो ये बात समझ में आ गई है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, कंडक्टर में एक ऐसी फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को चलने से रोके, इस तरह की फोर्स को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होती है, इसकी वजूहत क्या होती हैं। इसकी वजूहत इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के एटम में के दरमियान में जो कोलिजन क्रिएट होती है, उस कोलिजन, उस टकराव की वजह से वो इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है तो इसकी स्पीड कम होती है। इसका मतलब, स्पीड कम होने का मतलब ये था कि इसके अंदर, अब इस कंडक्टर के अंदर करंट कम बनता है। तो इस तरह की फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्लो करती है कंडक्टर में,
जबकि हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ऐसी फोर्स को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओम्स लॉ आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, वैसे हम डिस्कस करेंगे अभी। ओम्स लॉ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ओम्स लॉ हमारे पास होता है V = I × R। ठीक है, V यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेजेस हैं। I यहाँ क्या है? करंट है। R यहाँ रेजिस्टेंस मौजूद है। अच्छा, ये जो R है यहाँ मल्टीप्लाई, I यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, सो R = V/I। सो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय I। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर एवरी डिफरेंट कंडक्टर रेजिस्टेंस वेरीज। हर कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। एल्यूमिनियम के लिए डिफरेंट होगी, गोल्ड के लिए डिफरेंट होगी, कॉपर के लिए डिफरेंट होगी, सिल्वर के लिए डिफरेंट होगी। मतलब हर कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी भी होती है, चेंज भी हो सकती है। वो किस तरह से होती है आगे जाकर हम सारी डिस्कशन करेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं सो R = V/I। V मतलब वोल्टेजेस, वोल्टेजेस का यूनिट वोल्ट, I करंट, I का यूनिट आपके पास एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर = ओम। ठीक है, ओम शांति ओम। सो आपके पास जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है ओम, और इसका सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। मेरी ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत है, नज़र ना लगे इसलिए मैं थोड़ी ख़राब बनाता हूँ। अच्छा जी, जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है। कैसे? आपके पास फर्ज करें एक कंडक्टर है, और अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन विथ टेम्परेचर। किसका रिलेशन? रेजिस्टेंस का रिलेशन। जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये सारे मौजूद एटम्स हैं इसके ना। जब इसको हीटअप किया जाएगा तो ये एटम वाइब्रेट होंगे, मतलब इनकी जो वाइब्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी, मतलब इस तरह से मूव करेंगे, या तो अप डाउन मूव करेंगे या लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेकिन मूव ज़रूर करेंगे। एक ही जगह मीन पोजीशन पर रहेगी, इस तरह से तेज मूव करते रहेंगे, ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट टू राइट। टेम्परेचर और बढ़ाओ, इनकी वाइब्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वाइब्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर में मौजूद एटम की जो काइनेटिक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज़ होगी। इसका एक फॉर्मूला भी है और इसका प्रूफ हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी = 3/2 K × T। 3/2 K, यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू R/NA से निकलती है। इसकी वैल्यू निकलती है R/NA। R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, NA यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर होता है। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं लिया। ये कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी की साइन आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? इसमें मौजूद वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसमें मौजूद डियर स्टूडेंट्स? इस कंडक्टर में मौजूद एटम की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से एटम की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, ऐसा ही है। तो एक बात याद रखिएगा कि एटम्स जब वाइब्रेट ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो हमने ये बात सीखी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। ये ओके हो गया। लेकिन अगर अब आपको कोई कहे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। आपके पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और किसी के अंदर वो नेगेटिव भी होता है। अगर आपसे ये कहे कि भाई एक ऐसा कंडक्टर है, ये पेन एक ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये जो पेन है ये ऐसा कंडक्टर है कि जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हाँ, इस तरह के कंडक्टर भी होते हैं। और थर्मिस्टर्स इस तरह का एक ऐसा कंडक्टर है, ऐसा रजिस्टर है जो कि सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल से बनाया जाता है डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके, जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज़ होती है। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड पर ये टॉपिक भी है। आगे जाके हम थोड़ा सा इसको इनकी डिस्कस भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के।
और जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। आर नोट का मतलब यहाँ पे है इस कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले थी, और डेल आर का मतलब ये है कि अब जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। डेल आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, आर नोट और डेल टी साथ लिखेंगे। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगी, और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इस इक्वेशन में वो है अल्फ़ा, एंड दिस अल्फ़ा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस अल्फ़ा को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल आर यहाँ पर होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर चेंज निकाला जाता है तो फाइनल माइनस इनिशियल का जाता है। तो यहाँ पर हमने डेल आर इज इक्वल टू आर प्राइम मतलब फाइनल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रेजिस्टेंस चेंज हो गई है, जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो आर प्राइम है यहाँ पे, माइनस आर नोट। तो ये पूरी वैल्यू उठा के आपने डेल आर की जगह पे पुट की, तो आर प्राइम माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट डेल टी। आर नोट यहाँ पर माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का हो गया है, आर नोट यहाँ पर भी है डियर स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को कॉमन निकाल लो। सो आर प्राइम इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट होती है? भाई एटम्स और इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से। फिर हमने ये सीखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है? इंक्रीज़ होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। के ई इज इक्वल टू 3/2 के टी वाले फार्मूले से हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा कि भाई ऐसे कंडक्टर भी होते हैं जो कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से उन्हें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको थर्मिस्टर्स की दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखेंगे भाई किन किन चीज़ों के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं करंट का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्ट टाइम मैंने आपको ये ड्राइव नहीं करवाया, लेकिन आपने ये याद रखना है। वो फार्मूला है I इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है एरिया। अच्छा, जो वी डी होता है उसकी खुद की वैल्यू होती है ई वी ओवर एम एल। सो ई वी ओवर एम एल, ठीक है। ई यहाँ पे अगेन वही आपके पास इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, वी वेलोसिटी, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये पूरी इक्वेशन आपने उठा के वी डी की जगह रखी। सो ई वी टाउ, दिस इज नॉन एज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है तो देखें, इधर एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। इलेक्ट्रॉन आया, इस एटम के साथ कोलाइड हुआ, कोलिजन के बाद कुछ सेकंड्स के लिए वो रिलैक्स करेगा, रुकेगा, फिर दूसरे एटम की तरफ जाएगा, उसके साथ कोलिजन होगी। इलेक्ट्रॉन एक एटम के कोलिजन के बाद कुछ सेकंड्स के लिए जो रुकता है वो कुछ सेकंड रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, जिसको हम टाओ कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो ई वी टाओ ओवर एम एल एन ई ए या एन ई ए या ई एन ए जो भी है आप लिख लो। ई से ये मल्टीप्लाई हुआ, सो एन ई स्क्वायर टाओ वी और ये ए, ठीक है, ओवर एम एल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो आई यहाँ आया, एम एल उस तरफ गया, एन ई स्क्वायर ए और टाओ नीचे आया। V बाय आई बराबर होता है रेजिस्टेंस के। सो रेजिस्टेंस का आपको एक और फॉर्मूला मिल गया, R इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाओ इंटू ए। क्लियर है? ये एक और फॉर्मूला आपको मिल गया, एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाओ इंटू ए। हम यहाँ पे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, और टाउ इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो कि एम एन ई स्क्वायर और टाउ कांस्टेंट हैं, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं यहाँ पर ये इक्वल होती हैं एक टर्म के, और इस टर्म को कहा जाता है ग्रीक लेटर रो।
क्या कहा जाता है? RH-O, रो। एंड दिस रो इन दिस फॉर्मूला इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या होता है स्टूडेंट्स ये? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ अभी। सो R इज इक्वल टू रो L/A। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ पर डिपेंड करती है कंडक्टर के, और एरिया पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगी। जितना कम पतला, अब फर्स्ट करो ये कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन को पास करना है, एरिया का में लाजमी सी बात है मुश्किलात होंगी पास होने में। एक कंडक्टर आपके पास ये है जिसका एरिया ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसमें से आसानी से पास कर जाएगा। तो जितना कम एरिया उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना लंबा कंडक्टर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। सो जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है इस फार्मूले के तहत। उसमें आपके पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के एरिया के। जबकि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। अब फर्ज करो कि आपने कंडक्टर ये लिया C1 कंडक्टर 1, और ये आपने कंडक्टर ये लिया C2। आपने चेक किया कि इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 5 ओम थी, यहाँ चेक किया 10 ओम थी। अच्छा, इसकी रेजिस्टिविटी चेक की वो 6 ओम मीटर, इसका जो यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। और इसकी चेक किया आपने रेजिस्टिविटी तो वो भी 6 ओम मीटर आई। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर की जो एरिया हो या उसकी लेंथ हो वो कम ज़्यादा करने से उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, बल्कि चेंज होती है तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जो रो होती है वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब रेजिस्टिविटी है क्या? देखो ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। इसका मतलब ये होता है कि अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द करंट। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की ये बताती है, जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें ये बताती है कि भाई ये जो कंडक्टर है वो कितना ज़्यादा करंट को अपोज कर सकता है, मतलब उसमें करंट कितना रुकावट, मतलब करंट के लिए कितनी रुकावट है वो पैदा कर सकता है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो समझ में आएगी रेजिस्टिविटी क्या है। तो डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी ये है, वो हमें बताती है कि जो करंट उस कंडक्टर में अगर मूव करेगा तो उसके लिए कितनी रुकावट हो सकती है, या कितना मुश्किलात का सामना हो सकता है। दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। यूनिट निकालो, R इज इक्वल टू रो L/A। ए यहाँ डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई, L यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड, सो रो इज इक्वल टू AR/L। ए मीटर स्क्वायर, L मीटर, R मतलब ओम। मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट हमारे पास आया वो ओम मीटर आया। देखें, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ नेगेटिव तो होता है, ऐसा ही होता है ना। जहाँ पर एक पार्टी और मुखालिफ पार्टी तो लाजमी होती है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी जहाँ होगी वहाँ पर कंडक्टिविटी भी होगी। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि जो कंडक्टर है वो करंट को कितना रोक सकता है, लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं कि उसको करंट को कितना फ्लो करवा सकता है। तो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो हमें ये बताए कि कंडक्टर में करंट कितना रोक सकता है, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। और कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे हमें ये मालूम हो कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना स्मूथली फ्लो कर सकता है, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। मतलब कितना करंट कंडक्ट हो रहा है। क्लियर? अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द करंट फ्लोज। सिंबल इसका सिग्मा होता है, और लाजमी सी बात है ये दोनों अपोजिट पार्टियां हैं, ठीक है। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। आइए इसका यूनिट हमारे पास जो होता है वो ओम पर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, या इसको हम बोलते हैं मोह पर मीटर। ओम पर मीटर, ये मोह पर मीटर आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। तो एक बात तो आपको पता चल गई, ये जो रेजिस्टर्स बने हुए होते हैं जो कि सर्किट्स के अंदर लगाए जाते हैं वो कार्बन से बने हुए होते हैं। देखो ये टेबल याद कर लो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये कलर्स हैं और ये इनकी वैल्यूज़ हैं। अब इनका काम क्या है आइए वो हम आगे देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें
एक रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं, ये ब्लैक, आप जब रजिस्टर देखेंगे ना तो उस रजिस्टर के अंदर, इस वीडियो के स्टार्टिंग में वो रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएगा कि रजिस्टर के ऊपर है ना डिफरेंट कलर्स हुए हुए होते हैं। तो वो जो फर्स्ट कलर का बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट होता है, उसे फर्स्ट डिजिट बैंड कहा जाता है। सेकंड जो कलर होता है उसे सेकंड डिजिट बैंड। थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को। और जो फोर्थ डिजिट होता है वो मतलब वो टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि ये जो रजिस्टर है, फर्ज करो कि 100 ओम का है, कितना है, 100 ओम का है। अब वो टॉलरेंस भी 3 तरीके कार के होते हैं। जो टॉलरेंस होता है उसमें बैंड सिल्वर कलर का भी होता है, गोल्ड भी होता है, या ऐसे रजिस्टर भी मौजूद हमारे पास हैं जिनके ऊपर कोई बैंड मौजूद नहीं है। तो जिसके ऊपर सिल्वर बैंड है, इसका मतलब ये कि 100 में से जो 100 ओम की रेजिस्टेंस है उसमें हम प्लस माइनस 10% कर सकते हैं। जो 100 ओम की रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, ये 110 ओम की भी हो सकती है, और 100 में से 10 माइनस करोगे तो ये 90 ओम की भी हो सकती है। इसका मतलब ये, टॉलरेंस का मतलब ये है कि एरर की प्रोबेबिलिटी, अगर सिल्वर है तो 10%, गोल्ड है तो 5%, कुछ भी नहीं है तो वो 20% एरर की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती है। फर्ज करो कि आपके पास एक रजिस्टर है जो कि कलर बैंड इस तरह से अरेंज है कि येलो, ब्लू, ग्रीन और गोल्ड उसमें टॉलरेंस बैंड है। येलो मतलब 4, अच्छा ब्लू मतलब 6 और ग्रीन हमारे पास होता है 5th नंबर पर, तो यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ आएंगे, तो 4, 6 और 5 ज़ीरो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और 40 लाख 60,000, ऐसा ही है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 46 लैक्स ओम की ये रजिस्टर बन गई है। ये बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, इतनी ज़्यादा वैसे होती नहीं है, थाउजेंड्स के अंदर तो मैंने देखी है, 1000 के अंदर होती है, 46 लाख की भी होती होगी, लैक्स में होती हैं। अगर हमने बड़े सर्किट इस्तेमाल करने हैं पावर स्टेशंस में हमने वो इस्तेमाल करनी होती हैं, तो इस तरह से आप है ना डिफरेंट रजिस्टर इस्तेमाल करो। अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं मालूम तो आप ये कलर कोडिंग करके, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, फिर थर्ड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ और एंड में वो टॉलरेंस बैंड का इस्तेमाल करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, कनेक्शन इसमें 2 तरह के होते हैं। सीरीज़ होता है। सीरीज़ का मतलब ये कि आपके पास इस तरह का कनेक्शन जिसके अंदर रजिस्टर एक के बाद एक लगा हुआ हो, मतलब करंट फ्लो होने के लिए सिर्फ कितने पाथ मिले, एक ही पाथ मिले, इसके अलावा दूसरा पाथ उसको ना मिले, इस तरह के कनेक्शन को सीरीज़ कनेक्शन कहा जाता है। जिसके अंदर वोल्टेजेस क्या होते हैं, तकरीबन सबके अंदर, सब रजिस्टर के अंदर वोल्टेजेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि जितने भी वोल्टेजेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो अगर हम इन तीनों रजिस्टर का मतलब एक ऐसा रजिस्टर निकालें जो कि इक्विवेलेंट हो, प्लस माइनस, जिसको हम कहेंगे भाई ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों रेजिस्टेंस का, तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो इक्विवेलेंट वोल्टेज होंगे इन तीनों वोल्टेजेस के, V1, V2, V3 के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। I इसमें सेम होता है। सो इक्विवेलेंट के लिए I इंटू आर ई क्यू इज इक्वल टू V1 है तो IR1, V2 है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये फार्मूलाज अरेंज हुए हुए हैं, IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। I कॉमन निकाला, I से I कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आया R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, आपको याद होगा कि कैपेसिटर का फार्मूला था हमारे पास, C कैपेसिटर हम निकाल लेते C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। लेकिन ये जो फार्मूला था वो पैरेलल के अंदर था और सीरीज़ के अंदर फार्मूला कुछ चेंज था, लेकिन रजिस्टर का जो सीरीज़ में फार्मूला होता है वो कैपेसिटर फार्मूले से इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे के, ठीक है। अब हम चलते हैं पैरेलल की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये पैरेलल कनेक्शन है, इस तरह के कनेक्शन जिसमें करंट को फ्लो होने के लिए मुख्तलिफ मल्टीपल पाथ्स मिल सकते हों और एक पाथ ना मिले, इस तरह के कनेक्शन को, जैसे आप देख सकते हैं कि एक पाथ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। यहाँ पे करंट I1, I2, I3, रजिस्टर I1, R2, R3, यहाँ V वोल्टेज, ठीक है।
जो हमने रजिस्टर में अप्लाई किए हैं। तो इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है, जिसमें करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू V बाय आर। करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, सो हैंस I EQ इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। इसका जो फार्मूला होगा वो V बाय आर, तो V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कॉमन निकालो, V से V कैंसिल करो, सो 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर मज़ीद मैंने लिखा है कि अगर आपके पास 2 रजिस्टर दिए हुए हैं और आपसे इक्विवेलेंट रजिस्टर मालूम कर लिया जाता है, तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या कैलकुलेट कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।